अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। आज 19 जुलाई है और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा है। और आज जब मार्केट ख़त्म हुई है, बंद हुआ है जब, तो हमारा एक्सचेंज रेट इंटर बैंक मार्केट में 223 रुपया पर डॉलर था। और पिछले 2 दिनों में ये बहुत तेजी से नीचे गिरा है। और अगर मैं सिर्फ 2 दिनों में देख लूं तो ये तकरीबन 18-20 रुपए के करीब ये नीचे चला गया है। और इससे बहुत मुल्क को नुकसान हो रहा है। जब से हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आगाज किया था मार्च के महीने से, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो है हमने कोई 45 रुपया फी डॉलर एक्सचेंज रेट हमारे नीचे चला गया है। 45 रुपया फी डॉलर। और 9 अप्रैल से जब ये हुकूमत आई है और जो चेंज हुआ है, 9 अप्रैल से लेकर आज तक 38 रुपया पर डॉलर जो है वो नीचे जा चुका है। और आप हैरान होंगे कि बगैर $1 बोरो किए हुए हमने 3,420 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान पे चढ़ा दिया। 3,420 बिलियन सिर्फ इस हुकूमत के इस दौर में और आज तक में हमने कर्जा चढ़ाया है। अब आप देख लें कि जितने भी दिन हुए हैं उसको डिवाइड कर दें तो ये बहुत ज़्यादा तबाही पाकिस्तान के मईशत में ये हो रही है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जा रहा है। कुछ बाहर से लोग बैठे हुए हैं और कुछ अंदर से लोग बैठे हुए हैं जो मिल मिलाकर ये काम वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान को माशी एतबार से इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि आने वाली जो भी हुकूमतें होंगी उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होंगे और उनके पास फिर कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो फिर दोबारा IMF से वो रुजू करें। तो ये पॉलिसी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करने की। और इसकी वजह क्या है? और आज आपने ये भी देखा कि फिच एक रेटिंग एजेंसी है, जिस तरीके से स्टैंडर्ड एंड पुअर है या मूडीज है, उसी तरीके से तीसरा जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है फिच, उन्होंने भी पाकिस्तान की जो आउटलुक है उसको स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। इससे पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी स्टेबल से उसको नेगेटिव किया था और आज फिच ने भी कर दिया है। और उसकी जो रीज़न बताई है कि ये क्यों वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसको क्यों नेगेटिव कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अंडर प्रेशर है। आपका बैरूनी अकाउंट का खसारा इस साल जो है वो तकरीबन 15-16 बिलियन डॉलर पे होगा, जो उनके नज़दीक ये काफ़ी बड़ा बढ़ा हुआ है। हमारी फंडिंग जो रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, वो भी ज़्यादा हो गई है। हमारे फिस्कल सिचुएशन में भी ख़राबी पैदा हो रही है और इन्फ्लेशन रेट भी मुल्क में बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मुल्क में स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाया हुआ है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसने इस पाकिस्तान की मईशत में बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट कर दिया है, बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से हम दुनिया से भी करते चले जा रहे हैं। आज अगर हमारा इम्पोर्टर जो है अगर कोई LC खोलेगा तो वो सिर्फ उसको कैश देना पड़ेगा। जब तक कि कैश आप पे नहीं करेंगे आपको वो इम्पोर्टर जो है आपको माल नहीं देगा। वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है
अब वो इस वक्त जो है, जो सूरत हाल में जो मार्केट से इत्तला मिल रही है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ऑनर नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मुल्क जो है ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर गया है, क्योंकि जब दुनिया को यकीन हो जाए कि आप पेमेंट करने के काबिल नहीं है, क्योंकि जब एलसी खोलते हैं तो वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। जब आपका माल जब आ जाएगा उस वक्त फिर आप उसकी पेमेंट करेंगे, तो वो उसमें 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। तो अब जो एक्सपोर्टर हैं, जो हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे अब इतना उन्हें यकीन नहीं रहा कि 2 से 3 महीने में हम इस काबिल भी होंगे कि अपने अपने जो एलसी को ऑनर कर सके। इसलिए वो कहते हैं कि भाई आज कैश पे कर दो तो बेहतर है, वरना हम आपको माल नहीं भेजेंगे। तो ये बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हो रही है और मुझे बहुत दुख है, अफसोस है कि जो करने वाले हैं हमारे मुल्क में, जो जो इंचार्ज है इन सब तमाम चीज़ों के, उन्हें कोई इसकी परवाह नहीं है। मैं यकीन करें कि मैं कहीं पर कोई ऐसा देख नहीं रहा हूं कि किसी को रात में नींद नहीं आ रही हो। मैं सोच सोच कर मुझे परेशानी हो रही है, कोई किसी काम में दिल नहीं लग रहा है। हर वक्त में बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, इसी की तरफ ध्यान लगा हुआ है। लेकिन जो लोग करता धरता है वो रावी चैन दिख रहा है उनके नजदीक। जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके भी मुझे तो नहीं लगता कि उनको भी कोई किसी चीज की फिक्र है, वो भी इसी तरीके से चल रहा है मामला। तो मुझे यह अजीब सी कैफियत नजर आ रही है कि कहीं पर कोई इसको ठीक करने के लिए कहीं पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हमने एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट छोड़ दिया है, उसको हालात के तहत छोड़ दिया है कि हालात उसे जहां लेके चले जाए, वो बस हमने कुछ नहीं करना है। और जब इस किस्म की कैफियत हो जाए तो बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं एक्सचेंज मार्केट में वो कूद पड़ते हैं और वो जान जब बूझ कर चीज़ों को मजीद खराब करते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये पैसा कमाने का सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता है कि जब जो उसको देखने वाले हो, करने वाले हो, वो सब सो रहे हो, तो खिलाड़ी मैदान में खेल रहा होता है, क्योंकि उनके नज़दीक यही एक मौका है कि जितना पैसा बनाना चाहो वो बना लो। हमारा जो स्टेट बैंक है वो भी सोया हुआ है। एक वहां पर जूनियर सा बच्चा, हम उसको एक्टिंग गवर्नर बना के हमने बिठाया हुआ है। हमने जो स्टेट बैंक का नया एक्ट है 2021 में जो पास हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने नया गवर्नर अपॉइंट करना है। या 2.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, हम लॉ की वायलेशन हो रही है, होती रहे, क्योंकि किसी को कोई फिक्र ही नहीं है कि हम मुल्क किधर जा रहा है। और ये बड़ी खौफजदा चीज है कि किसी को कोई फिक्र ही नहीं है कि स्टेट बैंक के गवर्नर को हमने अपॉइंट करना है। वो एक बच्चे को बैठाया हुआ है जो हमारे 18 ग्रेड के अफसर, फेडरल गवर्नमेंट में जो 18 ग्रेड का अफसर होता है, उसका इक्विवेलेंट वो IMF में था। उस बच्चे को हमने बैठाया हुआ है, उसको कोई चीज पता नहीं समझ में आ रही है नहीं आ रही है। मुझे तो ये भी उस पर भी शक है कि वो कहीं से इंस्ट्रक्शन ले रहा है कि आंख और कान अपने बंद करके चुप से बैठे रहो, तो वे कुछ करने की जरूरत नहीं है। चीजें खराब होती हैं, होने दो इसको खराब। तो यार हम पाकिस्तान में रहते हैं भाई, ये मेरा मुल्क है, मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे, मैंने यहाँ रहना है, मेरा खानदान रहना है। ये 220 मिलियन 225 मिलियन की आबादी, इसने यही रहना है, हमने कौन सा बाहर जाना है। ये मेरा मुल्क मेरे सामने तबाह हो रहा है। मैं रोज किसी न किसी चैनल पे बैठकर जगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि किसी को जागने की तो कोई परवाह नहीं है किसी चीज की। ये मुफ्त में मैं अपने खून को जला रहा होता हूं। ये मुल्क अगर नहीं रहेगा तो सियासत कहां करेंगे आप? ये मुल्क अगर नहीं रहा तो हमारी डिफेंस क्या होगी, हमारी फौज क्या होगी, हमारी पार्लियामेंट क्या होगी, हमारी जुडिशरी क्या होगी, हमारा इलेक्शन कमीशन कहां होगा? यह मुल्क है तो सब कुछ है, इस मुल्क को बचाओ। और इसलिए मैं आज ये कौम से मुखातिब जो है इस वीलॉग के जरिए से करना चाहता हूँ कि खुदारा इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क को बचाओ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं समझा के थक गया हूँ। 4 साल से समझा रहा था, इसी दिन के लिए समझाया था कि बचो IMF से, बचो IMF से।
लेकिन उस वक्त हर शख्स जो है वो जाने पर तुला हुआ था IMF के पास के कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो देखो आज कहाँ पहुंचा दिया IMF ने। अगर नहीं जाते और अपने घर को खुद ठीक करते तो यकीन करें कि हम इस नौबत पे नहीं पहुंचते। आज जितनी खराबी हो चुकी है, जाकर ये इतनी खराबी नहीं होती। लेकिन हम सब खौफजदा थे, सब हर इदारा खौफजदा होकर बैठा हुआ था। मुझे तो कभी कभी बहुत दुख होता है कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, किस दिन के लिए हम न्यूक्लियर हमने ये पावर बने हैं कि एक अदारे से डरे बैठे हुए हैं, सब चंद लोगों से डरे बैठे हुए हैं। तो इस दिन के लिए मैं मना करता रहा कि ना जाओ, बर्बाद हो जाओगे। आज देखिए मुल्क बर्बाद, आज मुल्क बर्बाद हो रहा है, बहुत हो चुका है बर्बाद। इस दिन से मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, खुदा के वास्ते अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना यह मुल्क नहीं रहेगा। इसका एक ही इलाज है, वो इलाज ये है कि बहुत डीप रूटेड पॉलिटिकल डीस्टेबलाइजेशन हो गई है इस मुल्क में, डीप रूटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब तक इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हमने दूर नहीं करना है, कोई मौशी पॉलिसी, कहीं से भी पैसा आपकी इंजेक्शन आ जाए, ये दो नस्लों की भी मार नहीं होगी। IMF का $1.17 बिलियन, जब $2.3 बिलियन चाइनीज ने हमें दे दिया तो कहां चला गया एक्सचेंज रेट? वो 2.3 बिलियन डॉलर जो हमारे रिजर्व में आया, उसने क्या कमाल दिखाया? आज हमने 2 दिन में कोई 18-20 बिलियन रुपया, 18-20 रुपया जो है हमारा एक्सचेंज रेट हमारा डिवैल्यू हो गया। क्या काम आया उस 2.3 बिलियन डॉलर का? या IMF का 1.17 बिलियन डॉलर अगर आ भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इस सियासी बेयकीनी की कैफियत में कोई मुल्क नहीं चल सकता है, कोई मौशी पॉलिसी नहीं चल सकती है इस मुल्क में। खुदारा समझने की कोशिश करें। सिवाय जितनी जल्दी हो सके आप इलेक्शन, इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें। ये हुकूमत जो है, दो पंजाब के इलेक्शन के बाद ये एक रिडेंडेंसी हुकूमत हो गई है। ये एक क्या कहते हैं कि ये ऐसी हुकूमत है जिसकी लेजिटिमेसी जो है वो बहुत कमजोर हो गई है। इसकी जो हाकमियत है वो इस्लामाबाद तक रह गई है। तो कैसे चलेगा यह मुल्क? दुनिया किससे बात करेगी? सिर्फ उस हुकूमत से जिसकी जो जुरिस्डिक्शन जो है वो इस्लामाबाद तक हो। तो हम एक बहुत अजीब मुल्क जो है एक डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन में चला गया। मुल्क एक डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन में चला गया है अप्रैल 10 को, यानी कि महवर से हट गया है। हमें वापस लाना है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो इसी तरीके से चलाएं आप जी, ये तो अगस्त 2023 तक हम लेके जाएंगे, पता नहीं उस वक्त मुल्क रहेगा या नहीं रहेगा। जिस तरीके से एक्सचेंज रेट को आप देख रहे हैं नीचे किस तरफ जा रहा है, 2023 अगस्त तक कहां जाएगा ये एक्सचेंज रेट? दूसरा रास्ता है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इन लिटरल सेंस अंडर ए न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन, अंडर ए न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन। खुदारा मुझे गलत न समझे, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक। मैं पाकिस्तान की हैसियत से जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, अपने तजुर्बे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेवर इग्नोर पीपल्स पावर, नेवर इग्नोर पीपल पावर। मैंने बंगाल में देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने वहां पर, कि जब मुजीबुर रहमान को सजा हुई थी अगरतला साजिश केस में, तो वो और उनके तकरीबन 34-35 साथी थे 1967 में अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कोई बंगाल में किसी को जानता भी नहीं था कि ये कौन है मुजीबुर रहमान साहब,
और ये क्या इन्होंने क्या किया है, किसकी सजा उनको हुई है, किसी को नहीं पता था। 1 साल के बाद जब अयूब खान को हटाने के लिए मूवमेंट शुरू हुई, वो मूवमेंट जो है वो टर्न कर गया मुजीबुर रहमान को रिहा कराने की तरफ में। और देखते देखते 1968 में वो फिर यही जो जेल था, जेल के दरवाजे खोल दिए गए, वो अपने तमाम साथियों समेत बाहर आ गए, लोग सड़कों पे थे, उन्होंने इस्तकबाल किया, वो एक लीडर बन गया। और जिन जजों ने उसको सजा दी थी मुजीबुर रहमान के, उनको घरों को आग लगाई गई थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे वालिद साहब उस वक्त पुलिस सर्विस में थे, तो आपको पता है कि सियासतदानों का और पुलिस के लोगों का बड़ा चोरी दामन का साथ होता है, इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके से जजों को के घरों को आग लगाई गई थी। फिर हमने श्रीलंका में देखा पीपल्स पावर, नेवर इग्नोर्स पीपल्स पावर। हिस्ट्री से सबक सीखे, इसको इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर हमने आना है। एक ही रास्ता है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अंडर ए न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन, जेन्युइन न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा कोई आपके पास नहीं। आप इलेक्शन करा दें, जिस तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, 2008 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, या 2018 में भी हुआ, तो लोग धांधली करते रहेंगे। अगर इसी किस्म के इलेक्शन कराना है तो हम ये डिसइक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में परपीचुएट करेंगे, हम वहीं पर रहेंगे, ये महवर की तरफ हम वापस नहीं आ सकते। खुदा के वास्ते जो भी जीते उसके हवाले करें, ताकि यह मुल्क अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो आ जाए। मैं अपील करता हूँ उन तमाम लोगों से, अपने मुल्क के वजीर आजम से अपील करूंगा, और इसके अलावा जो भी इस मुल्क में मैटर करता है, इस मुल्क के सिक्योरिटी के लिए, उनसे मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचा लो, इस मुल्क को बचा लो। इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता। जितनी जल्दी है आप इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें, क्योंकि वी नीड ए क्रेडिबल गवर्नमेंट, ए क्रेडिबल गवर्नमेंट फॉर 5 years टेन्योर। दुनिया फिर उनसे बात करेगी। इसको आप जबरदस्ती अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो मुल्क को बहुत पहले भी नुकसान हो चुका है, जो बचा कुचा है इसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। खुदारा मेरी बात को कोई गलत अंदाज में न लो। मैं बार बार कहता हूं, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। मेरा दिल दुखता है जब मैं पाकिस्तान को इस हालत में देखता हूं। मैंने इस पाकिस्तान को निकाला है अपने हाथों से। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया था, और उसके बाद जो हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे थे, वो मंजर भी मुझे याद है कि किस तरीके से हमने इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाला था। और सिर्फ 7-8 years में हमने पाकिस्तान को एशिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में वो शुमार होने लगा था। 7%, 7.5%, 8%, 9% जो है वो हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगी थी। आज मेरा दिल दुखता है। मैं इसीलिए बाकी लोगों से के मुकाबले में ज्यादा चीखता हूं मैं, क्योंकि बाकियों ने देखा नहीं है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, जिसे मैं कहता हूं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लोगों को जिन्होंने नहीं देखा है उनको नहीं समझ में आ रहा है ये चीजें। मैंने देखा है मुल्क की मैशत कहां से कहां चली गई थी और कैसे उसको लेकर आए थे। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, खुदा रहो मुझे गलत ना समझे, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, मैं किसी सियासी जमात को बिलोंग नहीं करता हूं। मेरी सियासी जमात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की खातिर सोचता हूं। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये आप सबका मुल्क है। 225 मिलियन आबादी वाला ये मुल्क है। इसके लिए मैं अपील करूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर से कि खुदारा इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व करो, जिद ना करो। आप पार्लियामेंट डिसॉल्व करने के बाद एक इलेक्शन का डेट दें, उसके बाद आप सब बैठे और एक रूल ऑफ द गेम डिफाइन कर लें कि किस तरीके से हमने अगला इलेक्शन लड़ना है। और ये हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड हो चुकी है। खुदारा इसको भी, इसकी तरफ भी तवज्जो दे। इस डिस्प्यूटेड किस्म के इलेक्शन कमीशन से हम अगर इलेक्शन में जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हर शख्स जो है जो हारेगा उससे शोर मचा देना।
तो एक मरतबा पाकिस्तान की खातिर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जितनी जल्दी हो करा दें और इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को बचाएं, खुदारा इस मुल्क को बचाएं।